चाणाक्ष लोग हैं राजस्थान के। मेरी हर वक्त निगाह उनके पेंटिंग्स पे रहती थी। विदेश भ्रमण का सहयोग मिल गया, कई बड़ी बड़ी आर्ट गैलरियां देखी, पर राजस्थान दिमाग से नहीं निकला। बिजनेस में कौन से तंबू है जो सेट करने चाहिए? हमने वो दायरा नहीं रखा कि ये हमारी सिग्नेचर है तो इसके पेंटिंग्स की यही वैल्यू होनी चाहिए। हर बजट के हम लोग बनाते थे। हमारा प्रोडक्ट सुपर लग्जरी में आता है। ये राजस्थान के उस आर्ट का सौभाग्य है। अच्छा, यहाँ का खान पान पहनावा, कौन सी चीज में कला नहीं है। आप वहाँ की थाली देख लीजिए, वो भी रंग बिरंगी है। हमारी 1.25 लूंब गम गई डोनी, हमारी 1.25 लूंब गम गई डोनी। छोटे शहर है, वो बहुत आर्टिस्टिक होते हुए भी वहाँ ऐसी कोई डिस्प्ले के लिए जगह नहीं है। आर्ट में जाने के, आर्ट को सीखने के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? मार्केट के हिसाब से डिजाइन तैयार करना, आपको उसका कॉस्ट वो एकदम कंट्रोल में करना पड़ता है। राजस्थानी पुरुष लोटा लेके जाते थे घर से और नोट कमा के लाते थे। ये कहना गलत होगा कि हम यहीं के होके रह गए। हम आज भी राजस्थानी हैं। मेरे कारीगर जो मेरे साथ थे, उनकी मैं जब आर्ट देखती थी और मैं अपने राजस्थान के आर्ट को देखती थी तो मुझे उनमें कई सुधार करने पड़े। कुमार विश्वास के घर पे जब आपने अपना आर्ट वहाँ पे लगाया, किस अंदाज में उन्होंने आपको रिवर्ट किया? राजस्थान से आज के टाइम में बड़े फर्नीचर मंगाना या पेंटिंग भेजना, ये बहुत चिंता का विषय है और इस विषय को गवर्नमेंट ने सुधारा तो बहुत अच्छा हो। हम अक्सर सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। शब्द बदल जाते हैं, जनरेशन बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं। हमारे अंदर कुछ नहीं बदला, हमारे कल्चर में कुछ नहीं बदला, उन लोगों के आत्मविश्वास में कुछ नहीं बदला, उन लोगों के टैलेंट में कुछ नहीं बदला। लेकिन वो टैलेंट नहीं बिखरता है तो अपने गांव में, वो टैलेंट नहीं बिखरता है तो अपने मातृभूमि में। क्या कमियां रह जाती हैं ऐसी कि वो टैलेंट पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है। इंदु जी खींसरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप आई हो और आपने राजस्थान के लिए इतना सोचा है। मैं खुद राजस्थान की हूँ, वहाँ कई बार गई हूँ, मेरे पूरे पूर्वज सब वहीं से हैं, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। जब अपने घर के लोगों को देखते हैं यहाँ पर, तो कैसी फीलिंग होती है? आप उन फीलिंग को कैसे आप एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्या आपको आज क्या फील हो रहा है मुझे देखकर जब मैं राजस्थान से आई देखिए, हूँ? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा तो एक अपनापन लगता है कि कोई हमारे यहाँ से आया है, तो बड़ी खुशी हुई। और राजस्थान अभी दिन पे दिन डेवलप कर रहा है, इस बात की खुशी हुई। औरतें अभी दिन पे दिन आगे आएगी, धीरे धीरे माहौल और बदलेगा। आपकी तरह जवान लोग, यंग लोग, जो लोग आते हैं, हम लोगों को इनकरेज करते हैं, उससे और 4 नए लोग तैयार होते हैं, इस बात की खुशी है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन राजस्थान की महिलाओं को ऐसा नहीं है कि अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए, अपने आप को वो स्पेस देने के लिए पुणे आना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। उनको वो जगह राजस्थान में भी मिलेगी। वहाँ पे भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मेरा कई विदेशों में, देशों में कई जगह मेरा भ्रमण होता है अपने आर्ट के सिलसिले में। मैं एक जनरली देखती हूँ, बहुत चाणाक्ष लोग हैं राजस्थान के। चाणाक्ष बोले तो चाणक्य की तरह। हाँ, जो हर सिचुएशन में अपने आप को डाल देते हैं, चाहे वो बड़े घर के हो, छोटे घर के हो। मेहनत और कष्ट करने की जो तैयारी मैंने राजस्थानियों में देखी है, जो मैंने जज किया है, और जो मैं अपने आप पे भी लागू होते हुए देखती हूँ कई बार। कभी कुछ सुविधाएं नहीं रहती है, कभी कुछ होता है, तो उस हालात को एकदम डिग्निफाइड तरीके से करके कैसे निकला जाता है, ये राजस्थानी लोगों से विक्टिम नहीं बनाते, एकदम सकारात्मक रूप से लेके भी वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थानी पुरुष लोटा लेके जाते थे घर से और नोट कमा के लाते थे, ये एक पुरानी कहावत है। औरतें भी अब जब धीरे धीरे कमा रही है, आगे आ रही है, मैं उनके प्रॉब्लम देखती हूँ, और इस तरीके से वो ये जो क्वालिटी मैंने राजस्थान में देखी है वो मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब कई जगहों का भ्रमण होता है और मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान की हूँ और इस तरीके से मैं पली बड़ी, इस बात का मुझे सच में गर्व है। जब 50 साल एक ऐसे शहर को दे देना, उस शहर का हो जाना, उस शहर को अपना बना लेना, लेकिन अपने शहर को नहीं छोड़ना, अपने गांव को नहीं भूलना। क्या होता है, जाना आना लगा रहता है। जो भी 50 साल आप
यहाँ रह रहे हो तो साल में आपके 5 दिन 10 दिन 50 दिन रहते ही हैं कि जहाँ हम राजस्थान जाते हैं, फिर नए उभरते हुए राजस्थान को हम देखते हैं। तो उससे हमारा एक तो आत्मसम्मान बढ़ता है कि हम अपने शहर को फलते फूलते देख रहे हैं, और जो चीज़ें हम सोचते थे वहाँ कभी नहीं होगी, जब हम उन चीज़ों को वहाँ देखते हैं तो हमें सच में खुशी होती है। और ये कहना गलत होगा कि हम यहीं के होके रह गए, हम आज भी राजस्थानी हैं, यहीं के होकर नहीं रहे, यहाँ के होके नहीं रहे। हम आज भी अपनी भाषा बोलते हैं, हम आज भी हमने अपना खान पान रखा है, हमने आज भी अपने राजस्थान के सभी त्योहार बड़े कायदे से मनाते हैं। हमने अपने बच्चों को आज भी मारवाड़ी भाषा सिखाई है। तो ये पर्सन टू पर्सन रहता है। कुछ तो बात है इसमें अलग, जो राजस्थान की शान ही अलग है। अलग है। पता है, बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े देखते हैं तब राजस्थान याद आता है। बड़ी बड़ी भव्य इमारतें जब हम देखते हैं विदेशों में तो सोचते नहीं राजस्थान में तो इससे भी और खूबसूरत है। तो ये सब चीज़ें अपने मन के अंदर एक गहन करी हुई रहती है जो जल्दी से नहीं निकलती। जब आपका शुरुआती दौर था, आज से 33 इयर्स पहले आपने जब शुरू किया अपना बिजनेस, तो जहन में क्या आया, कैसे शुरू किया, क्या मुश्किलें आई? देखिए, ऐसा था कि मैंने तो शौकिया तौर पे चालू किया था। मुझे तब ये पता भी नहीं था कि इसको मैं आगे कुछ बड़े बिजनेस के हिसाब से ले जाऊंगी। मैंने कुछ आर्ट के काम किए, फॉर्चुनेटली लोगों ने पसंद किए, घर बैठे ऑर्डर आने लग गए। मैंने लोगों से बहुत सीखा। जब मैं लोगों को बात करते हुए देखती थी, उनके बैकग्राउंड को जज करती थी, उनके दीवारों पे अपनी पेंटिंग्स लगी हुई देखती थी, फिर उनकी जो सोच होती थी मेरी पेंटिंग्स के बारे में वो देखती थी। ये एक मेरे लिए पढ़ाई थी। इसमें मुश्किलें ऐसे कोई ज़्यादा विशेष नहीं आई, पर हाँ ये ज़रूर है कि घर से परमिशन लेने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ा। हालांकि मेरी मदर इन लॉ फ्रीडम फाइटर थी, ये सब कुछ होते हुए भी एक हिचक थी कि पता नहीं अलाउड करेंगे नहीं करेंगे। फाइनली घर से परमिशन मिल गई तो फिर रास्ते एकदम खुल गए। लोगों ने काम पसंद किया, हमने मेहनत की, बड़े वाजिब दामों में हमने अपना प्रोडक्ट उनको बेचा। फिर लोगों को क्वालिटी अच्छी लगने लग गई, वही आके हमको बताते थे कि आप हमारे लिए ऐसे बना दीजिए वैसे बना दीजिए। ये मेरे लिए एक पढ़ाई रही। राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के हेरिटेज को या उस आर्ट को आपने पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश विदेशों में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। क्या हुआ है, मेरे कारीगर जो मेरे साथ थे उनकी मैं जब आर्ट देखती थी और मैं अपने राजस्थान के आर्ट को देखती थी तो मुझे उनमें कई सुधार करने पड़े। जैसे उनके आर्ट में चीज़ें वो बनाते थे बड़ी खूबसूरत बनाते थे, तो मुझे बार बार ये चेंज करना पड़ता था। दिमाग में वो राजस्थान बैठा हुआ था कि भाई यहाँ पे ऐसे कलर होने चाहिए, हवेलियों में ऐसे कलर होते हैं, इधर ऐसे कलर होते हैं। कि मैं जब भी कहीं जाती थी न मेरा किसी के कपड़ों पे ध्यान है न किसी के गहनों पे ध्यान है, जो जनरली औरतों का रहता है। मेरी हर वक्त निगाह उनके घर के इंटीरियर पे रहती थी या घर के पेंटिंग्स पे रहती थी, और वहीं बैठ के मैं सोचना चालू करती थी ये गलत लगी हुई है, इसको थोड़े ऐसे कलर में करना चाहिए, इसको थोड़ा इस तरीके से लेना चाहिए। ये करते करते फिर कई बार विदेश भ्रमण का सहयोग मिल गया, कई बड़ी बड़ी आर्ट गैलरियाँ देखी, डाली जैसे बड़े महान कारीगर के हम लोगों ने पेंटिंग्स देखे। अमेरिका के सेंट्रल हॉल में जो म्यूज़ियम है वहाँ मैं 5-6 दिन रही। फिर थोड़ा मैंने अपना काम किया, मुझे विदेशों से भी बहुत ऑर्डर आने लग गए। वहाँ जाते थे तो उनके बने हुए आर्ट देखती थी, उससे सीखा, इस तरीके से बढ़ते गए। पर राजस्थान दिमाग से नहीं निकला। आप सोचिए, राजस्थान दिमाग से नहीं निकला, तभी आपका आज आर्ट क्रिएशन पूरी दुनिया देख रही है। यस ये सौभाग्य है मेरा। ये सौभाग्य है आपका। यस। तो कौन से थंब रूल्स होते हैं कि लोग उससे अट्रैक्ट हो, या बिजनेस में कौन से थंब रूल्स है जो सेट करने चाहिए? फॉर एग्जांपल आप हैं, अगर आपसे कोई न्यू एंटरप्रेन्योर अगर इन्फ्लुएंस होके वो न्यू काम करें तो उनको आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? इसमें 3 चीज़ें हैं। हमने एक दायरा ये रखा कि हर कोई हमारा आर्ट खरीद सके। हमने वो दायरा नहीं रखा कि ये हमारी सिग्नेचर है तो इसके पेंटिंग्स की यही वैल्यू होनी चाहिए। इस तरीके से आप कोई 1 या 2 या 4 कस्टमर को छू सकते हो जो आपको अफोर्ड कर सकते हैं, बराबर। फिर आप साल में 2 या 4 पेंटिंग बना लो और उनको बेचो।
मेरे साथ एक बड़ी टीम थी, बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत, छोटे मोटे बड़े हर बजट के हम लोग बनाते थे। फिर ये करते करते हमने स्टडी की कि लोग किस बजट का ज़्यादा पसंद करते हैं, कि कितना उनका दायरा रहता है खर्चा करने के लिए। जब देखिए हमारा वैसे देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट सुपर लग्जरी में आता है। आदमी पहले मकान बनाता है, दाल रोटी की सुविधा करता है, फिर मकान बनाता है, उसके बाद उसका फर्नीचर या जो भी आप कहिए सजाने की चीज़ें, और उसके बाद यदि पैसा बच गया तो फिर वो आर्ट की तरफ सोचता है। तो हमने अपने आर्ट को हमेशा एकदम पॉकेट फ्रेंडली आप कह सकते हो इस दायरे में रखा, क्योंकि हमारे साथ शोरूम के खर्चे नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी और इसके खर्चे हमने कट किए। डायरेक्ट कारीगर मैं डिज़ाइन करती थी, कारीगर प्रोडक्शन करते थे, फिर मैं उनको फाइनल टच देती थी। इस तरीके से हमने बनाना चालू किया। फिर हमने एक स्पेशलिटी कर ली कि जो चाहिए वो बनाएं, यानी जिसके घर का जैसा इंटीरियर हो और उनका जो बजट होगा कि भाई हमको अपने इंटीरियर के लिए इस बजट की ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो हम उनके लिए स्केच बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे, क्या खूबसूरत लगेगा ये उनको गाइड करते थे। जब हमारा आर्ट उनके सामने उनकी इच्छाओं के अनुरूप बन के आता था, तब हमको उनके चेहरे की हंसी, उनके दृष्टि में अपनी खुशी देख के बड़ा आनंद जैसे होता अभी था। आपने कुमार विश्वास की बात की, तो कुमार विश्वास के घर पे जब आपने वो अपना आर्ट वहाँ पे लगाया, तो किस अंदाज में उन्होंने आपको वापस रिवर्ट किया, या कैसा उन्होंने सच पसंद कहूँ किया? वो कुमार बड़े भाई, शायराना अंदाज में हर नहीं बात। कुमार भाई बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके जैसे अच्छे इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। और मुझे उनकी जो राम कथाएं और जो उनके डायलॉग है वो मैं हमेशा सुनती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनका ज्ञान वगैरह मैं जो दिखती थी। और मैंने एक नोटिस किया उनके इसमें कि कभी उन्होंने किताब में पढ़ के नहीं बोला। तो एक बार मुझे बहुत मन था कि मैं एक बार उनको मिलूं। मिलने के बाद में जब उन्होंने बताया कि उनका घर बन रहा है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ काम वहाँ पे उनके लिए करूँ। उन्होंने मुझे वो काम करने का मौका भी दिया। और जब मैं उनके यहाँ लेके गई तो उनके उसके बाद 2-3 पब्लिक शो हुए थे, तो मैं उसमें सुनने गई थी। हर बार उन्होंने स्टेज पे यही कहा, मेरी बहन आई हुई है, इनका स्वागत करिए। लोग मेरा घर देखने नहीं, इनका आर्ट देखने आते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि एक इंसान जो खुद इतने बड़े पैमाने पे प्रसिद्ध हो और वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात कहता है, ये मेरा अपना सौभाग्य बोलना चाहिए, या लोगों का प्रेम बस। नहीं, ये राजस्थान के उस आर्ट का सौभाग्य है अच्छा। जो आपने अभी तक संजो के अच्छा। रखी है, जो आपने अभी तक सबको उस आर्ट से रूबरू करवाया है। थैंक यू। आप ये कह रही हैं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जहाँ का खान पान, कह पहनावा, कौन सी चीज़ में कला नहीं है आप बताइए। आप वहाँ की थाली देख लीजिए, वो भी रंग बिरंगी है। कि आपने दुनिया घूमी है, आप बाकी सब जगह को देखते हैं और राजस्थान को देखते हैं, कंपेयर टू अदर सिटीज राजस्थान में क्या कमी नज़र आती है जो आप चाहते हैं कि आपने वहाँ से वो चीज़ सीखी और ऐसा कुछ राजस्थान में होना चाहिए? मैंने राजस्थान में भी कई एग्जीबिशन देखे, जयपुर छोड़ के। जयपुर बड़ा शहर है, जोधपुर बड़ा शहर है, पर बाकी के जो छोटे शहर है वो बहुत आर्टिस्टिक होते हुए भी वहाँ ऐसे कोई डिस्प्ले के लिए जगह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट लोगों के लिए कोई बूथ बनाए, वो वहाँ पे आके आर्टिस्ट अपनी कला कुछ लगा दे और उसके बाद बिकने के बाद भले उनका मुबादला उनको दे। तो इस तरीके का कुछ हो, मार्केटिंग तरीका जो होता है वो होना चाहिए। एक बात, जैसे लोग जाते हैं जयपुर जोधपुर घूम के आ जाते हैं, बंदेज की साड़ियाँ लेके आ जाते हैं, पिछवाई पेंटिंग वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। पर ऐसा है कि इस टाइप के भी आर्ट, पिछवाई छोड़ के भी, कि जो दूसरी औरतें वहाँ बनाती है या जैसे हम लोग यहाँ शहरों में रह के भी बनाते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होए। जैसे दिल्ली में उनको होता है, स्पेस मिले वहाँ पर। स्पेस मिले। जैसे दिल्ली में कला एग्जीबिशन होती है, बम्बई में होती है, लोग आते हैं। तो इस टाइप का सिर्फ कलाकारों के लिए, ये नहीं जो उसमें वो कुटीर उद्योग जब वो साथ में जोड़ देते हैं, मसाले की दुकानें, इस टाइप की दुकानें, तो उसके साथ में ये मर जाता है, मतलब ये वाला आर्ट। तो एक सिर्फ आर्टिस्ट लोगों का प्लेटफॉर्म, जैसे अभी पूना में रिसेंटली एक कला स्पंदन करके हो रहा है कि जो सभी आर्टिस्ट को मौका देते हैं। हर आर्टिस्ट बहुत बड़ी गैलरियों के खर्चे नहीं उठा सकता है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा यदि राजस्थान गवर्नमेंट
इसके बारे में विचार राजस्थान करें के हर उस महिला को एम्प्लॉयमेंट मिले, मिले। राजस्थान की हर उस महिला की कला कला पूरा को देश देख पाए, जो वो काम करते हैं, जो वो बराबर है। सरकार इनिशिएटिव लेती है, सरकार कदम उठा रही है कि राजस्थान से जितने भी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, जितने भी आर्टिस्ट, वो वापस राजस्थान आए और अपनी कला, अपना टैलेंट, अपना बिजनेस कुछ राजस्थान में भी हो, आर्टिस्ट राजस्थान भी वापस आए। तो आप राजस्थान गवर्नमेंट से ऐसा किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि अगर ये चीज़ अगर इम्प्रोवाइज हो जाए, वो वापस राजस्थान आएंगे? तो अकॉर्डिंग टू राजस्थान का जो वेदर है, जैसे वहाँ पे गवार गम चलता है, हाँ। फिर और भी टाई डाई के काम चालू रहते हैं, फिर कुछ इस टाइप के कुटीर उद्योग है जो राजस्थान की सूखी सब्जियां हैं, जिसको आजकल हम सब ड्राई कर रहे हैं, एप्पल ड्राई हो रहा है, ये ड्राई हो रहा है। हमारे यहाँ तो कैर सांगरी वगैरह पहले से ही ड्राई पहले से ही करके ही सब कुछ आती थी। naturally ये हो तो रहा है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और लोग बहुत चाव से इसको खाते हैं। पर इसका एक अच्छा मंडी मार्केट ऐसा कुछ हो कि जो लो टेक्नोलॉजी में भी ये रहे और वो लोग उनको इजीली ले सके, इस टाइप के। क्योंकि बड़ा सेटअप करने के लिए बड़े ये लगते हैं, और बड़ा सेटअप भी कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस पे यदि राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। जैसे अभी गवार गम या जो आपका ये जो पाउडर आता है, इसका टेल्कम पाउडर में जो यूज़ होता है, लेमन उसको बोलते हैं ना, वो लेमन पाउडर। लेमन पाउडर। तो इस टाइप के यदि सेटअप करे, लोगों को छोटे छोटे प्रमाण में भी उसकी फैक्ट्रियां लगाने देवे। जो वहाँ के फर्नीचर हैं, तो फर्नीचर के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी मुश्किल है, पैकिंग एक अगेन सबसे बड़ी मुश्किल है। तो फिर क्या होता है कि जो छोटे कारीगर रहते हैं वो उसमें स्टक हो जाते हैं, वो बना तो बड़े खूबसूरत देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक सुधारे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। फूड इंडस्ट्री सबसे ऐसे डिमांडिंग इंडस्ट्री कही जाती है कि हर आदमी को 2 घंटे बाद में तो भूख लगती है। और मैं खुद शहरों में रहती हूँ, मैं बम्बई में भी जन्मी पली बड़ी, देखा मैंने कि ये जो सूखे साग वहाँ के रहते हैं वो जल्दी से इजीली अवेलेबल नहीं है। जबकि मारवाड़ी लोग वहाँ पे भी आज चाहते हैं कि कोई उनको रेडीमेड ला के दे दे। फॉर एग्जांपल मेरे ससुराल वाले हैं जो एक बार खिमसर गांव से निकले वापस वहाँ गए ही नहीं। ऐसे कई मारवाड़ी परिवार महाराष्ट्र की तरफ है कि जो एक बार वहाँ से निकले वापस वहाँ गए ही नहीं। उन्हें अपना गांव भी ठीक से याद नहीं है, नाम भी ठीक से याद नहीं है। तो ऐसे लोगों को डिस्कनेक्टिविटी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो, रोड ट्रांसपोर्ट थोड़े अच्छे हो जाए या ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी हो, जो भी जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, इस तरीके से हो तो सामान लाना ले जाना ये भी सब इजी हो जाएगा। राजस्थान से आज के टाइम में बड़े फर्नीचर मंगाना या पेंटिंग भेजना ये बहुत चिंता का विषय है, और इस विषय को गवर्नमेंट ने सुधारा तो बहुत अच्छा होगा। आपने राजस्थान के कितने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया? क्या आपके इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं उनमें राजस्थानीज भी हैं? सच गए तो मेरे इसमें राजस्थानी कोई नहीं है, सभी पूना के महाराष्ट्रियन ही हैं। मैं खुद ही एक राजस्थानी हूँ और उन लोगों को राजस्थानी बना रही हूँ कि कम इसमें कैसे करा जाए, कैसे इसमें के रास्ते निकाले जाए। और मैं हर तीसरे दिन एक डायलॉग सुना देती हूँ, ये मेरे मारवाड़ी दिमाग से चला है। ये मेरा एक फिक्स डायलॉग है। तो मेरे हस्बैंड जब किसी से बात करते थे तो लोग पूछते थे कि वो कितनी पढ़ी लिखी है जो ये आर्ट के काम करती है। बोले नहीं, उनकी एक ही पढ़ाई काफ़ी है कि वो मारवाड़ी है। दूसरी पढ़ाई की जरूरत नहीं तो कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। हाँ, हमारे कारपेंटर सब राजस्थानी हैं, ये मानूंगी। जितने भी कारपेंटर आजू में, बाजू में, बम्बई में, पूना में, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ से आते हैं। मुझे जो फ्रेम करनी होती है वो लोग आके करके देते हैं। कुछ चौरंग बनाने होते हैं तो वो अपने हिसाब से करके देते हैं। पर आर्टिस्ट एज सच नहीं है, क्योंकि वहाँ का आर्टिस्ट यहाँ नहीं आ सकता। पहली बात, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। हाँ, कभी वो आना चाहे और मेरे साथ काम करना चाहे तो मैं उनका ज़रूर स्वागत करूँगी। ये मेरी एक इच्छा है कि मैंने अभी बहुत सारे विदेश दौरे के बाद में एक नोटिस किया है कि लोग आजकल फर्नीचर पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। मैंने राजस्थान में देखा आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो आर्ट बना रहे हैं, पर अभी तक वो ढोला मारू या जो भी इसी टाइप की राजस्थानी औरतें, आदमी उसी में सीमित है। उनकी कला को, हाँ, उनकी कला को और निखारना चाहिए। उनमें थोड़ा सा मॉडर्न टच या अभी के हालात के इंटीरियर जो अभी के लोगों के हैं
अभी के लोगों के घरों के हैं इंटीरियर, उस टाइप के वो जो कुछ कलर के एक्सपेरिमेंट करे, नए नए कलर के बदले। तो नई जो पीढ़ी है, नया अट्रैक्शन, नया यूथ है, उनको हम वो दोनों पसंद आए। जनरेशन को कनेक्ट हाँ, कर सकते दोनों हैं। जनरेशन को मैं कनेक्ट करवा के दे सकती हूँ। उसके लिए मैं मेहनत भी कर सकती हूँ। उसके लिए मैं अपनी आर्ट गैलरी मेरी अभी आ ही रही है 6-8 महीने में। तो मैं अपने ही मकान के नीचे एक बड़ी आर्ट गैलरी सी बना रही हूँ। तो वहाँ पे ऐसे कुछ लोग आए तो मैं उनको ट्रेंड कर सकती हूँ, जिसका मैं कोई ये नहीं लूँगी, आमदनी कुछ भी नहीं। वो आए, अपना काम करे। अगर हम सिर्फ आर्ट को लेकर नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर भी हो, हम अलग अलग फील्ड्स जो कारपेंटरी को लेकर भी हो, वो हम एजुकेशन के साथ ही ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीट पढ़ाई होने के बाद करना है तो ये बहुत देरी हो जाती है। तब तक उनके जो दिमाग के अंदर जो छाप रहती है ना, वही सीमित रह जाती। ये जैसे उनके स्कूल एजुकेशन के टाइम से ही उनको अलग अलग तरीके से जो वहाँ पे बन रहा है वो तो वो सीख ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं। पर उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी जुड़े, जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी वर्ड कहा है, नई टेक्नोलॉजी जुड़े। अब जैसे कारपेंटर हैं, कई तरीके की मशीनें अब आ गई है, कई तरीके के प्लाई निकल चुके हैं। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पुरानी तरीके से जो वो कटिंग विटिंग करते हैं उसमें उनका टाइम जाता है, पैसा भी उसमें ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके के कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट निकाले कि जहाँ सिर्फ फर्नीचर की टेक्नोलॉजी दी जाए, जहाँ पे सिर्फ पॉलिश में अलग अलग कलर कैसे किए जाएं, जहाँ पे ये जो राजस्थान की पेंटिंग्स होती है जो जनरली ये पाटों पे, पेटियों पे वगैरह बनती है, उसके नए डिज़ाइन डेवलप किए जाएं। कपड़े पहनते हैं हम, ड्रेसेस पहनते हैं, जो भी, उसको अभी ज़रा मॉडर्न तरीके से कर लिया। बहुत अच्छे बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं, लोग पहन रहे हैं। राजस्थानी कपड़ों की पूरी दुनिया में डिमांड है। डिमांड है, राजस्थानी आर्ट की भी है। जब आपने शुरुआत में बोला कि जब भी राजस्थान का नाम आता है तो हमें बहुत सारे रंग दिखते हैं, रंग दिखते हैं। तो आज हम दुनिया में एक बहुत बड़ी कमी देखते हैं कि हर शहर में, दुनिया के हर किसी कोने में, कि वो बेरंग हो गए, रंग नहीं है। बेसिक स्टेप्स होते हैं आर्ट में जाने के, आर्ट को सीखने के, एक एंटरप्रेन्योरशिप के, वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं? देखिए, 3 चीज़ें हैं उसमें। मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन तैयार करना, जो चलन में हो, यदि आपको कमर्शियली आना हो तो। हाँ, आपको अपने पर्सनल इसके लिए बनाना है तो आप कुछ भी बनाइए, फूल बनाइए, भंवरा बनाइए, तितली बनाइए, जो भी बनाना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, सिरेमिक बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। पर्सनल बात अलग होती है। जब आपको पब्लिक में उतरना है तो आपको पब्लिक की इच्छाओं का ध्यान रखना है कि वो क्या चाहते हैं, आप समझे। फिर आपको उसका कॉस्ट जो रहता है वो एकदम कंट्रोल में करना पड़ता है, यदि अच्छा मार्केट चाहो तो वो यदि आपको उचित दामों में अच्छी चीज़ मिलती है तो कस्टमर भाग आता है। ये मेरा अपना अनुभव और है। ये बिजनेस का मॉरल वैल्यू है। तीसरा, आपका टाइम कमिटमेंट, कि आपने किसी को कहा कि आप 1 महीने में बना दोगे और आप उसको 4 महीने दे ही नहीं रहे हो, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका टाइम कमिटमेंट, आपकी पैकिंग उस ग्रेड की होनी चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट का प्लान होना चाहिए, और पेमेंट के उसके टर्म कंडीशन है, जो बिजनेस की बेसिक की है वो आप फॉलो करिए। तो इस बिजनेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब आप बताइए, आपके घर में आपके आर्ट को देख के और अभी जो यंग जनरेशन है, कितना इन्फ्लुएंस होती है? देखिए, मेरे घर में जो मेरे आर्ट लगे हुए हैं तो वो मैंने अपने सब कलर वगैरह से मैचिंग वगैरह करके बनाए थे। पसंद करते हैं लोग, वो देखने के बाद ही लोग मुझे बुलाते हैं जो मेरे घर आते हैं। तब तक तो उन्हें पता नहीं रहता है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही हूँ। पर कई बार ऐसा हुआ कि लोग घर आए, उन्होंने घरों में आर्ट देखा और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भी बना दीजिए। और दूसरा, मैंने और एक नोटिस किया कि मैंने अभी तक अपनी कोई भी ये नहीं डाली, मतलब मैंने, ठीक है वो फेसबुक और ये सब चालू किए, पर मैं कभी उस पर पोस्ट करती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, दूसरी बात मैंने नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। वैसे आप एक बात बताइए, तो बहुत बड़ी बात है, आज के दौर पे हम बात करते हैं तो लोग डिजिटल जो ग्रोथ है बिजनेस की, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन डिजिटली आप हैं ही नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छे लेवल पे काम कर पाना, क्या मारवाड़ीज के अंदर जो टैलेंट है,
उनके क्या एथिक्स ऐसे हैं कि जो वो किसी बिजनेस को रन कर लेते हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आजकल डिजिटल मीडिया के बिना तो कोई बिजनेस चलता ही नहीं है। नहीं, डिजिटल मीडिया में मैंने अपनी साइट ज़रूर डाली, पर मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ। हाँ। मैं कभी पोस्ट ही नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, अब लोग अपना पूरा घर का काम दे देते हैं कि आपको जिस रूम में जैसे चाहिए, जिस हिसाब से। फिर हम लोग पार्टी से डिस्कशन करते हैं उनकी क्या लाइकिंग है, क्योंकि आखिर रोज़ उनको देखना है। और मैं चाहती हूँ कि जब वो रोज़ सुबह उठे तो उनके चेहरे पे मेरी पेंटिंग देख के हंसी रहे। ये कभी नहीं सोचे कि ये क्या डाल के चली गई, ये कभी नहीं, रिग्रेट नहीं हो। तो बस इस तरीके से लोग मेरे पास आते ही गए। पिछले 33 साल में अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं जब आर्ट गैलरी खोलेंगे तो शायद हम सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा मूव करें अपनी एडवर्टाइज़ के लिए। पर अच्छा आर्ट हर एक को अट्रैक्ट करता है। जैसे अच्छा गाना बार बार सुना जाता है, बस इसी तरीके से। आपको पता है, मैं राजस्थानी फोक संगीत, पहले जब हमारे घरों में शादियाँ होती थी या मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो मुझे गाने के लिए बुलाते थे कि आप वो गाइए, क्योंकि मेरी माँ राजस्थान के बहुत छोटे से शहर से आई थी और मेरी दादी वगैरह, हमारे घरों में शादियों में बहुत गाने गाए जाते थे। फिर मैं तो देखती थी, जब भी मैं महामंदिर, जहाँ जोधपुर में हम रहते हैं, हमारे आजू बाजू में घर में दामाद भी आया तो वो गाना चालू कर देते थे। तो ये सुन सुन के मुझे वो इतने रट्टम पाठ हो गए हैं कि मैं एक सेंटेंस भी नहीं भूल पाई, जबकि मैं सिर्फ छुट्टियाँ छुट्टियाँ वहाँ जाती थी। तो बड़े अच्छे से मुझे याद है पुराने। कोई एक सुना दीजिए जो आपका फेवरेट हो, 2 लाइन सिर्फ जो आपका फेवरेट हो, कोई भी। कौन सा गाना आपका फेवरेट, कौन सा है? फेवरेट सभी है, पूरे पूरे तो पूरे से याद नहीं है, बट कोई भी 2 लाइन, कोई भी जो आपको बहुत पसंद है, उसको सुनते ही एक अलग ही वो। ए मारी 1.25 लूंब गम गई इंडोणी, ए मारी 1.25 लूंब गम गई इंडोणी। अभी आवाज चला गया। फिर भी मतलब ये गाने से इतना कनेक्टिविटी, इतना कल्चर से इतना कनेक्टिविटी, तभी हम आर्ट को और दुनिया को उस लेवल पे हम इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। आज के दौर में देखा जाता है कि सोशल मीडिया नहीं तो ज़िंदगी कुछ नहीं, कुछ ज़िंदगी ठहर गई है। लेकिन उसके बावजूद आपने आज इन सब। लोगों का प्रेम है, मेरे आर्टिस्ट लोगों की मेहनत है। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उनको ही देती हूँ, और उन्होंने मेरे पसंद किया, मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू, बहुत थैंक्स अ बहुत लॉट। धन्यवाद। राजस्थानियों की ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए, फेमिनिज्म, वुमन एम्पावरमेंट की ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ। धन्यवाद।